में एचआरडीए द्वारा सील की गई कॉलोनियों की सील तोड़कर अवैध निर्माण करने वालों के खिलाफ एचआरडीए सख्त हो गया है। एचआरडीए के नियमों को ठेंगा दिखाने वालों के खिलाफ कनखल, रानीपुर, सिटकुल और बहादुराबाद थाने में तहरीर दी गई है। पुलिस इन 8 अवैध निर्माण करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की तैयारी में है। आपको बता दें कि हरिद्वार क्षेत्र में एचआरडीए के नियम ताक पर रखकर अवैध निर्माण लगातार किया जा रहा था। वहीं अपनी मांगों को लेकर सेंचुरी पल्प एंड पेपर मिल के ठेका श्रमिक पिछले 95 दिनों से शहीद स्मारक पर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। साथ ही साथ उनके द्वारा आमरण अनशन का 35वां दिन भी है। ऐसे में अपनी मांगों को मनवाने को लेकर ठेका श्रमिक लगातार अपनी जान जोखिम में डालकर अनशन पर बैठ गए हैं। बावजूद इसके मिल प्रबंधन का इस पर कोई कार्रवाई नहीं है। उनका कहना है कि अब आगे क्या रणनीति अपनाई जाएगी ये आंदोलनरत श्रमिक भी नहीं जानते, क्योंकि सभी हताश और निराश हो चुके हैं। साथ ही साथ आर्थिक और मानसिक रूप से परेशान हैं। आपको बताते चले कि इस दौरान 6 दिनों से भूखे प्यासे श्रमिक चंदन सिंह को स्थानीय प्रशासन ने पुलिस की मदद से जबरन उठाकर एम्बुलेंस द्वारा हल्द्वानी के सरकारी चिकित्सालय में भिजवाया। तो वहीं अब वीरेंद्र सिंह ने अपना आमरण अनशन शुरू कर दिया है। आज अनिश्चितकालीन धरने को 95 दिन पूरे हो गए हैं और आमरण अनशन का आज 35वां दिन है। 10 अनशनकारी प्रशासन द्वारा उठा लिए गए हैं यहाँ से, जिनमें से कंचन सिंह की हालत काफ़ी गंभीर थी। उनको अभी प्रशासन ने यहाँ पे से उठाया है और प्रबंधक ने अभी भी अपना अड़ियल रवैया बनाए हुए है। ना शासन ना प्रशासन, सभी स्तर पे हम पहुँचे लेकिन अभी तक कोई सुध लेने वाला नहीं आया यहाँ पे। तो स्थानीय जनप्रतिनिधि विधायक जी तो बिल्कुल मुंह मोड़ के जैसा बैठ गए हैं। उन्हें आज 95 दिन हो गए हैं लेकिन अभी तक अपने यहाँ पे जो क्षेत्र के लालकुआ क्षेत्र के विधानसभा के उनके अपने बच्चे हैं, उनको देखने तक यहाँ पे वो नहीं आए कि वो किस अवस्था में है, कैसी उनकी आर्थिक स्थिति हो रही है, कैसे यहाँ पे वो लड़ रहे हैं इस बेरोजगारी से, वो यहाँ पे झांकने तक नहीं आए। क्या रहेगी आप लोगों की? अब आगे को देखिए, आज तक तो हमने शांतिपूर्वक तरीके से अपनी मांगों को यहाँ पे शासन प्रशासन के स्तर से रखा और मिल प्रबंधक को भी ज्ञापन के द्वारा अपनी मांगें रखी, लेकिन अभी तक शांतिपूर्वक ढंग से इन्होंने अभी भी अड़ियल रवैया बनाए हुए है। आगे को अब पता नहीं, मैं भी नहीं जानता कि क्या होगा। लड़कों में इतना रोष पैदा हो गया है क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति भी घरों की खराब हो रही है। आर्थिक स्थिति के साथ साथ अब मानसिक स्थिति पे भी प्रभाव पड़ने लगा है और आगे को हम लोग क्या ना कर गुजरे अपनी रोजी रोटी के लिए, ये तो मैं भी नहीं कह सकता। लालकुआ नगर के होटल और ढाबों पर अवैध रूप से पिलाई जा रही शराब की शिकायतें मिलने के बाद पुलिस क्षेत्राधिकारी अनिभव चौधरी ने होटल ढाबों का औचक निरीक्षण किया और मौके पर शराब पी रहे लोगों के चालान काटने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा होटल या ढाबा संचालक को शराब पिला रहे थे, उनके विरुद्ध भी चालानी कार्रवाई की गई है। पुलिस क्षेत्राधिकारी अभिनव चौधरी ने बताया कि अवैध रूप से होटल और ढाबों पर शराब पिलाए जाने की सूचना पर यह कार्रवाई की गई है। ये काफ़ी दिन से लालकुआ क्षेत्र में शिकायतें मिल रही थी कि कुछ जो होटल ढाबे हैं शाम के टाइम कुछ लोग यहाँ बैठ के शराब पीते हैं, कुछ होटल वाले शराब पिलाते भी हैं। तो उसी प्रक्रिया में ये लगातार जो है छापेमारी की जा रही है जो लालकुआ पुलिस है उसके द्वारा, कि होटल में ना तो लोग शराब पिलाएं और ना इस तरह की हरकतें हों, क्योंकि जब लोग शराब पी के यहाँ से जाते हैं तो आसपास के जो लोग हैं वो भी उनका विरोध करते हैं और इसमें लड़ाई झगड़े होने की भी संभावना रहती है। तो एक तरह से शहर की सफाई करने के लिए उनके लगातार चालान काटे जा रहे हैं और कुछ जो लोग लगातार इस तरह के काम करते आ रहे हैं उनके खिलाफ मुकदमा करके। एक तरफ जहां उत्तराखंड सरकार उत्तराखंड को नशा मुक्त करने में लगी हुई है, तो वहीं रुड़की शहर में धरने से नशे का कारोबार चल रहा है, जहां खुलेआम स्टेशनरी दुकानदारों द्वारा नशा परोसने की खबर सामने आ रही है, जहां पर नशा तस्कर खुलेआम देश के भविष्य को, मासूमों की जिंदगी को नरक में धकेलने का काम कर रहे हैं। मामला रुड़की के मेन बाजार रामदयाल चौक स्थित स्टेशनरी की दुकान का है, जहां पर भारी मात्रा में नशा करने का सामान बरामद हुआ है। वहीं जब लोगों ने दुकानदार द्वारा एक बच्चे को नशे की खेप बेचते हुए रंगे हाथों पकड़ा, तो मौके पर मौजूद जमा भीड़ ने घंटों हंगामा काटा। आपको बता दें कि पहले भी ज्वाइंट मजिस्ट्रेट द्वारा स्टेशनरी की कई दुकानों पर छापेमारी की गई थी, जिस दौरान भारी मात्रा में दुकानों से फ्लूट बरामद किया गया था, जिसके चलते रुड़की शहर में छोटे मासूम बच्चों के नशे की गिरफ्त में आने की सूचनाएं लगातार मिल रही थी।
वहीं ज्वाइंट मजिस्ट्रेट से लोगों ने कार्रवाई करने की मांग की है। विकासनगर गढ़वाल सभा भवन में 3 दिनों से श्रीमद देवी भागवत ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें व्यास प्रमोद चमोली के द्वारा मधुर वाणी में कथा कर भक्तजनों को इसका रसपान कराया जा रहा है, जिसमें महिलाएं, पुरुष, बुजुर्ग और बच्चे कथा को सुनने के लिए पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि यहां पर मां दक्षिण काली की डोली भी लाई गई है, जिसके दर्शन भक्तजन कर रहे हैं। श्रद्धालुओं में काफी उत्साह दिखाई पड़ रहा है। को दिल में जब व्यास जी कुछ प्रवचन दे रहे हैं, दिलों लोगों के जो भी आ रहे हैं उनके दिल को छू रहा है और अच्छे वक्ता के रूप में अच्छे भजन वो सुना रहे हैं जो पूरा मोह हमें मुक्त कर देते हैं कि आह क्या आनंद आ रहा है उनके भजन सुनकर। और दक्षिण महादेवी का हमारा आज तीसरा दिन है। अभी मात्र शक्ति ज़्यादा से ज़्यादा रही है और हमें बहुत खुशी है कि हमने देवी डोली भागवत अपने गढ़वाल सभा में रखी। हम सभी लोगों का आभार व्यक्त करते हैं और सब लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। को दिल में जब व्यास जी कुछ प्रवचन दे रहे हैं, दिलों लोगों के जो भी आ रहे हैं उनके दिल को छू रहा है और अच्छे वक्ता के रूप में अच्छे भजन वो सुना रहे हैं जो पूरा मोह हमें मुक्त कर देते हैं कि आह क्या। कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने मसूरी के क्वायरकुली भट्टाग्राम में ग्रामीणों के साथ प्रधानमंत्री की मन की बात सुनी। गौरतलब है कि हर माह के अंतिम रविवार को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात के जरिए देशवासियों को संबोधित करते हैं। इसके जरिए वे लोगों का हौसला अफजाई करते हैं और साथ ही साथ देश के विकास को लेकर भी अपना अनुभव साझा करते हैं। इस कार्यक्रम को लेकर आम लोगों व भाजपा कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह रहता है। वहीं वन मंत्री सुबोध उनियाल के पहुंचने पर बीजेपी नेताओं और ग्राम प्रधान कौशल्या रावत द्वारा वन मंत्री का पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया गया। इस मौके पर ग्राम प्रधान कौशल्या रावत ने ग्राम की कई समस्याओं को लेकर वन मंत्री को अवगत भी कराया है। आज प्रधानमंत्री जी का ये मन की बात का कार्यक्रम में उनका भाषण निश्चित रूप से बहुत प्रेरणादायी था और खासकर नौजवानों के लिए और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए। आज ग्रामीण क्षेत्र में बिजली का भुगतान करना अपने आप एक समस्या है, क्योंकि कई आदमी इसको अफोर्ड नहीं कर पाते। तो जिस तरह से उन्होंने गुजरात के गांव का जिक्र करते हुए यहाँ के लोग आज बहुत प्रसन्न हैं और जिसमें उनको वहाँ के लोगों के द्वारा कहा गया कि हम बिजली के बिल से हमें मुक्ति मिल गई और साथ साथ हम अपने ट्यूबवेल्स वगैरह चलाने में भी इसी बिजली का उपयोग करने के साथ साथ इस जो बचत होती है बिजली की उसको ग्रिड के माध्यम से सरकार को बेचने का काम कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से जैसे क्यारकुली गाँव है, ये जिसकी लोकेशन आप देखेंगे तो यहाँ पर सोलर पावर के बहुत बड़ी संभावनाएं हैं। तो मैंने भी इनका आह्वान किया कि आपको भी इस गांव को सूर्यग्राम के रूप में स्थापित करना चाहिए ताकि हमारा देश ऊर्जा के क्षेत्र में भी स्वावलंबी बने और गांव के लोगों की आजीविका में भी सोलर पावर का एक बहुत बड़ा उसका हाथ हो। उन्होंने जो यूथ एम्पावरमेंट की बात की, उन्होंने कहा 2047 में जब हम देश का शताब्दी समारोह मनाएंगे आज़ादी का, तो आज का नौजवान इस देश का कर्णधार होगा। और चूँकि आज देश पूरी दुनिया में वही देश आगे बढ़ रहे हैं जहां अनुसंधान पर ध्यान दिया जा रहा है, तो आज जिस तरह से R&D के लेकर उन्होंने बात की, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, तो रिसर्च को खासकर अनुसंधान में जो IITians का जो बच्चों का जो उसमें बहुत बड़ा जो इनोवेशन वो देश को दे रहे हैं, उसकी आवश्यकता थी कि नौजवान प्रेरणा लेकर के नए नए इनोवेशन पे काम करें ताकि एक नए आविष्कार के साथ हम देश दुनिया में। उन्होंने एक पोर्टेबल वेंटिलेटर की बात की, जो पोर्टेबल वेंटिलेटर सुदूर क्षेत्रों में बच्चे जो प्रीमेच्योर बच्चे पैदा हो जाते हैं और उनको कोई सुविधा नहीं मिल पाती और वो बेचारे चले जाते हैं, ऐसे बच्चों के जीवन बचाने में वो पोर्टेबल जो वेंटिलेटर है जो IIT भुवनेश्वर के लड़कों ने बनाया, इसी तरह की प्रेरणा उन्होंने दी कि नौजवान आगे आए और नए नए इनोवेशन पे काम करें ताकि हम आगे बढ़ें। और तमाम चीज़ें इस बात की थी कि राष्ट्रवाद भी हो, आर्थिकवाद भी हो, कि हम आर्थिक तौर पर कितने मजबूत हों, और जो संभावनाएं प्रकृति ने हमें दी हैं उन संभावनाओं को एक्सप्लोर करके अपने जीवन को हम और अच्छा बनाएं ताकि देश एक सशक्त भारत, समर्थ भारत, समृद्ध भारत
और आत्मनिर्भर भारत की जो परिकल्पना है उसको पूरा कर सकें। कई रिफॉर्म्स पर हम लोग काम कर रहे हैं ताकि जो लोगों की कनेक्टिविटी जंगलों से टूटी उसको पुनः स्थापित करें। खासकर वन पंचायत एक्ट में संशोधन करके वन पंचायत को हम व्यवहारिक, उस एक्ट को व्यवहारिकता के साथ जोड़ रहे हैं ताकि लोगों की आजीविका से भी वन पंचायतें जुड़े और लोगों की आर्थिकी पे जब वन पंचायत का प्रभाव रहेगा तो निश्चित रूप से लोगों को जंगल को जिस तरह पहले इस डिपार्टमेंटल मैकेनिज्म से पहले हमारे पर्यावरणविद जो जंगल की लड़ाई लड़ते हैं उनके आने से पहले स्वयं गांव के लोगों ने जंगल को बचाने का काम किया, वो भावना उनके अंदर फिर पैदा हुआ और जंगलों के प्रति एक समर्पण की भावना। साथ ही साथ जो एक हम बहुत बड़ा बदलाव ये भी कर रहे हैं, जो आपका प्लांट ट्री प्रोटेक्शन एक्ट है उस पर भी हम लोग संशोधन करने जा रहे हैं कि ताकि अपने नाप लैंड में लगे हुए खेतों को काटने की अनुमति स्वयं किसान को हो, उसको वन विभाग के चक्कर न लगाने पड़े। इसमें कुछ पेड़ों को जरूर हम एग्जाम कर रहे हैं, मसलन देवदार का हो गया, बांज का हो गया, खैर का हो गया, कुछ पेड़ों को अनुमति नहीं होगी, लेकिन बाकी आम पेड़ों की अनुमति होगी। अगर किसान ने वो अपने खेतों में अपनी जमीन में लगाया तो उनको काटने की उसको अनुमति दे रहे हैं ताकि इसको व्यवहारिक बनाया जा सके। आम आदमी पार्टी ने बड़े सपने दिखाए थे लोगों को चुनाव से पहले, और हालात ये भी कि उनके मुख्यमंत्री के दावेदार भी आज भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। तो ऐसी पार्टी जिसके पास न नेतृत्व हो, न दिशा हो, न दशा हो, देखिए दिल्ली से आप पहाड़ की तुलना नहीं कर सकते। सिसोदिया जी ने एक बार चैलेंज किया था तत्कालीन मंत्री को कि शिक्षा व्यवस्था के बारे में आगे वो उनसे डिबेट करें। तो अभी मेरी सिसोदिया जी से मुलाकात हुई थी, मैं कहा सिसोदिया जी तो आपने मुझे चैलेंज नहीं किया, क्योंकि जितने कुल मिलाकर के स्कूल दिल्ली के अंदर हैं उससे कई ज्यादा स्कूल यहाँ की एक विधानसभा में है। तो और जितना रेवेन्यू रिसीट्स दिल्ली की है उसके मुकाबले हमारी रेवेन्यू रिसीट्स बहुत कम है। उसके बावजूद इस पहाड़ के सुदूर कोनों तक शिक्षा को पहुंचाना ये सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि रही है और हमें इस बात का गर्व है कि हमने जो राइट टू एजुकेशन है उसको गांव-गांव तक पहुंचाने का काम किया। नाम बदलने का काम शुरू कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी ने, जो अंग्रेजों के समय का नाम थे सब बदलने की। देखिए अच्छी बात है, अगर हम अंग्रेजियत से बाहर नहीं निकलेंगे, अगर हिंदुस्तानियत में नहीं आएंगे तो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं गुलामी का आज आप देख रहे हैं, आज हमारे देश पे अंग्रेजों ने राज किया 190 साल। आज हमें गर्व है कि एक हिंदुस्तानी आज इंग्लैंड का। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए FM न्यूज़। नमस्कार।